नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9 डीबीएससी बोर्ड के अंतर्गत जो आपकी मिड टर्म की परीक्षाएं होने वाली हैं उसकी तैयारी से संबंधित ये वीडियो बना रहे हैं। इकाई 1 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बातचीत करने वाले हैं ताकि जल्दी से आप इसे रिवाइज कर सकें, इसका अभ्यास कर सकें। कक्षा 9 के बच्चों के लिए डीबीएससी बोर्ड के अंदर ये आपकी पहली परीक्षाएं हैं। इससे पहले आपने परीक्षाएं नहीं दी हैं, लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह की परीक्षाएं आने वाली हैं, कैसे पेपर होगा। आपकी कुछ परीक्षाएं अभी हो चुकी हैं क्योंकि 8 अक्टूबर को आपकी हिंदी की परीक्षा है। इससे पहले आपके पेपर हो चुके हैं। तो पेपर का पैटर्न या किस तरीके से डीबीएससी बोर्ड में परीक्षाएं होती हैं, पेपर कैसा आता है, ये सारी बातें आपको पता लग गई होंगी। आज हम हिंदी की मिड टर्म की परीक्षा के लिए इकाई 1 का जल्दी से अभ्यास करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करने वाले हैं ताकि लास्ट मिनट में आप इनको रिवाइज कर सके, इनको ध्यान में रख सके और इन्हीं के आसपास आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको सिलेबस के बारे में पता लग ही गया है, आपके अध्यापकों ने आपके विद्यालयों में बता दिया होगा। साथ में आपकी 3 इकाई का पाठ्यक्रम इस मिड टर्म की परीक्षा में आने वाला है। और कक्षा 9 के विद्यार्थियों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मिड टर्म की जो परीक्षा है और फाइनल परीक्षाएं हैं, इन दोनों का रिजल्ट मिलाकर ही आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। तो मिड टर्म की परीक्षाओं को भी आपने सीरियसली लेना है क्योंकि 50% वेटेज आपका मिड टर्म की परीक्षा का रहेगा और जो पाठ्यक्रम आप मिड टर्म की परीक्षा में पढ़ रहे हैं उसको फाइनल के लिए रिपीट नहीं किया जाएगा। 3 इकाई आपकी मिड टर्म से पहले जो आपने पाठ्यक्रम पूरा किया है, मिड टर्म की परीक्षा में 3 इकाई से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और बाकी की 3 इकाई जो हैं वो अलग से आएंगी। ये जो इकाई है यहीं पर आपकी समाप्त हो जाएंगी मिड टर्म की परीक्षा के बाद और इनका 50% रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा। बाकी की 3 इकाई आप पढ़ेंगे मिड टर्म की परीक्षा के बाद, उनसे आपका फाइनल पेपर होगा और उसका 50% वेटेज और मिड टर्म की परीक्षा का 50% रिजल्ट, दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल परीक्षाओं का रिजल्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं इकाई 1 का पाठ्यक्रम आपको अच्छे से पता लग गया होगा। 2 बैलों की कथा एक पार्ट है जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, पहला ही पार्ट है। और मेरे संग की औरतें पार्ट है। इन दोनों पाठों को मिलाकर मेरे संग की औरतें, इन दोनों पाठों को मिलाकर इकाई 1 को बनाया गया है और ये दोनों ही पाठ सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से आपको अगर गूगल पर सर्च करते हैं या किसी भी हेल्प बुक में आप ढूंढना चाहते हैं तो आसानी से इसका पाठ्यक्रम आपको मिल जाएगा। 2 बैलों की कथा और मेरे संग की औरतें पाठ के अलावा व्याकरण के अंदर आपका क्या पाठ्यक्रम है आप याद कीजिए क्योंकि आपको सिलेबस शेयर कर दिया गया है। व्याकरण के अंदर आपको क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्रिया में 2 ही भेद आपके पूछे जाएंगे, सकर्मक और अकर्मक। दूसरा आपका टॉपिक है क्रिया विशेषण और ये जो क्रिया विशेषण है इसके 4 भेद होते हैं। तो इन चारों भेदों को मिलाकर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और व्याकरण के अंदर एक और टॉपिक है जो रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है, लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन यानी कि आपको एक लघु कथा लिखनी है और आपको हिंट दिया जाएगा या फिर आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, उससे संबंधित करके आपने एक लघु कथा लिखनी है। तो 2 बैलों की कथा, मेरे संग की औरतें, क्रिया, क्रिया विशेषण और लघु कथा लेखन, ये आपकी इकाई 1 का पाठ्यक्रम है। आइए जल्दी से हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर बातचीत कर लेते हैं ताकि आपकी मदद हो जाए। अभी आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं, 8 अक्टूबर को आपकी हिंदी की परीक्षा है। 2 बैलों की कथा, पूरी कथा को हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले। अगर आप पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर पूरा पाठ्यक्रम अपलोड किया गया है, पूरे पाठ का वाचन किया गया है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। अभी अंतिम समय में हमारे पास इतना समय नहीं है कि पूरे पाठ को दोबारा से विस्तार से पढ़ें। अगर आप पढ़ लेते हैं थोड़ा समय निकाल कर तो ये बेस्ट रहेगा क्योंकि पाठ में से आपके सवाल पूछे जाएंगे और अगर पाठ की पूरी विषय वस्तु आपके दिमाग में प्रिंट हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप देख लेंगे तो भी आप अच्छे से इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। एक बात हमें सबसे पहले ध्यान रखनी है कि ये 2 बैलों की कथा नहीं है। प्रेमचंद जी यहाँ पर साधारण तरीके से सिर्फ 2 बैलों की कथा के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आज़ादी के लिए संघर्ष की कथा है। आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया था भारतीयों ने, आज़ादी के लिए संघर्ष की कथा है। और यहाँ से सीधा सीधा सीबीएसई बोर्ड में भी और डीबीएससी बोर्ड में भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। यानी कि 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं कि किस तरह से 2 बैलों ने अपने आप को आज़ाद कराने के लिए पूरे पाठ में, पूरी कहानी में यहाँ पर संघर्ष दिखाया गया है। वैसे ही भारतीयों ने भी क्या किया, संघर्ष किया।
और इस कहानी के माध्यम से जो मेन उद्देश्य है प्रेमचंद जी का वो यही है कि आज़ादी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, संघर्ष। तो एक सवाल सीधा सीधा यहाँ से बन जाता है कि आज़ादी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, हीरा और मोती के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से ये सीधा सवाल बन जाता है। आइए पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं, एक तरह से हम इनका अभ्यास कर लेते हैं। तो प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। समाज की ये सोच है कि कोई भी अगर मूर्ख व्यक्ति हमें लगता है, सही से काम नहीं करता है, तो हम उसको सीधा गधा कह देते हैं। प्रेमचंद जी इस पंक्ति के माध्यम से समाज के ऊपर व्यंग कर रहे हैं कि समाज सीधे साधे व्यक्ति को क्या कहता है, मूर्ख कहता है, गधे के रूप में उसकी तुलना की जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जी अपने विचार साझा करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि गधे के अंदर इतने गुण होते हैं, ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, गधे में बहुत ज़्यादा सहन शक्ति होती है, और ये जो सहन शक्ति है बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी नहीं होती। तो गधे का भी हमें सम्मान करना चाहिए। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, पशुओं के बारे में उनकी जो सोच है और समाज की सोच है उसके बारे में बात करते हैं। तो कभी ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि लेखक ने गधे के विषय में क्या विचार प्रकट किए हैं, या गधे की तुलना ऋषि मुनियों के समान क्यों की है, या गधे में कौन से गुणों को देखा गया है, समाज किस तरह से उसके बारे में बातें करता है। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा गद्यांश है। तो यहाँ पर ये बातें की गई हैं, आपने पाठ वैसे भी पहले पढ़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गधे के साथ साथ एक सीधा साधा जो हमारा पशु है समाज में, गधे का छोटा भाई क्या होता है। उसके बाद प्रेमचंद जी कहते हैं कि गधे का छोटा भाई जो होता है वो बैल होता है। बैल भी बहुत सीधा साधा होता है, लेकिन बैल जो होता है उसको बछिया का ताऊ भी कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बैल जो होता है वो थोड़ा सा अड़ियल होता है, कभी कभी मार भी देता है अगर उसको परेशान किया जाए। लेकिन गधा जो होता है, गधा तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं करता है। उसके बाद हमारी कहानी की शुरुआत होती है, और कहानी के जो हमारे मुख्य पात्र हैं जिसमें झुरी और काची दोनों पति पत्नी हैं, और उनके बैलों का नाम है हीरा और मोती। तो ये हमारे स्टार हैं, हमारे हीरो हैं, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। और वो पछाई जाति के हैं। तो पूछा जा सकता है हीरा मोती के बारे में बताइए, कैसे वो दिखते थे, किस तरह का उनका आपस में संबंध था, उनकी दोस्ती के बारे में लिखिए। तो ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं, दोबारा से आप इनको रिवाइज कर लीजिए, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। तो देखने में बहुत सुंदर थे, काम में चौकस यानी कि बहुत सावधानी से काम करते थे, डील में ऊंचे यानी कि बहुत ही तगड़े थे, और बहुत दिनों तक साथ साथ रहते रहते उनमें भाईचारा भी हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे को मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और यहाँ से सवाल पूछ लिया जाएगा कि हीरा और मोती मूक भाषा में कैसे बात करते थे। मूक भाषा से आप क्या समझते हैं। तो मूक भाषा होती है कि जैसे इंसान बात करते हैं वैसे वो बातचीत नहीं कर सकते थे, उनकी अपनी भाषा थी। बिना बोले ही वो एक दूसरे को चाट कर, एक दूसरे को सूंघ कर, एक दूसरे का जो खाना होता था अपने खाने में से कुछ खाने का हिस्सा छोड़कर दूसरे के लिए रख देते थे। थक जाते थे तो एक दूसरे को चाटते थे, सींग मिलाते थे। तो ये उनकी अपनी क्या है, भाषा है। तो यहाँ से संबंधित करके सवाल पूछ लिया जाता है। पूरा विस्तार से हम पाठ नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान को मिटा लिया करते थे। नांद, नांद क्या होता है, जिस स्थान के ऊपर खाना डाला जाता है पशुओं के लिए, उस बर्तन या बड़े से हिस्से को हम क्या कहते हैं, नांद कहते हैं। उसमें खली और भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ नांद में मुंह डालते, साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तो ये उनकी सच्ची दोस्ती की निशानी है, और यहाँ से सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि झुरी और काची बहुत ही गरीब किसान हैं, साधारण किसान हैं। उनके घर में इतनी आमदनी नहीं है कि वो हीरा और मोती को चारा खिला सके। तो एक बार क्या होता है, काची का स्वभाव थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा तुनक मिजाज है, गुस्से वाली है, और झुरी जो होता है वो अपने बच्चों की तरह हीरा और मोती को प्यार करता है। काची जो है वो अपने भाई गया को बुला लेती है, और गया के हाथों उन दोनों बैलों को बेच देती है। तो ये जो बात है हीरा और मोती को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो भी अपने ये जो बात है हीरा और मोती को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो खुद को उस परिवार का सदस्य मानते थे, और उनको लगा कि बिना बताए या बिना बातचीत किए अचानक से उन्होंने ये फैसला कैसे कर लिया। तो ये सारी बातें देखकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं, और पहली बार जब गया उनको लेकर जाता है तो वो वापस रात में एक तरह से भागकर आ जाते हैं। और आने के बाद फिर दोबारा से क्या होता है, दोबारा से गया आता है, और इस बार गया क्या करता है, बहुत सावधानी से उनको लेकर जाता है, गाड़ी में जोत कर लेकर जाता है। तो यहाँ पर एक सीधा सीधा सवाल बन जाता है कि पहली बार जो हीरा और मोती हैं, गया उनको किस तरीके से लेकर जाता था, तो उनको वैसे ही पकड़कर, रस्सी से पकड़कर लेकर जाता है। और दूसरी बार क्या करता है, गाड़ी में जोत कर, ताकि भागने की संभावना क्या हो जाए, कम हो जाए।
तो यहाँ पर जो उनका विद्रोह है, पहली बार वो क्या करते हैं, एक एक झटके से रस्सियां टूट जाती हैं। रात को वो क्या करते हैं, उनके मन में बहुत गुस्सा होता है और झुरी प्रातःकाल सोकर उठता है तो दोनों बैलों को चरनी पर देखता है, अपने बिल्कुल स्थान पर देखता है। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव यानी कि गले में बांधी जाने वाली रस्सी लटक रही थी और घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, यानी कि उनको बहुत गुस्सा था कि तुमने ऐसे कैसे अपने आप से हमें अलग कर दिया, बिना हमें कोई संकेत दिए, बिना कोई बातचीत किए। लेकिन ये बात झुरी देखकर तो बहुत खुश होता है कि वो वापस आ गए हैं, लेकिन जो काची है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो दोबारा से क्या करती है, दोबारा से उसको अपने भाई के हाथ भेज देती है। गया इस बार क्या करता है, गया इस बार थोड़ी समझदारी की बात करता है और वो क्या करता है, दोनों को बैलगाड़ी में जोत कर ले जाता है। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। तो ये सवाल पूछ लिया जाता है कि पहले वो कैसे लेकर गए थे और इस बार कैसे लेकर गए थे। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। तो यहाँ पर हीरा और मोती दोनों में भी, हीरा बहुत सहनशील है और वो हमेशा संभालने की कोशिश करता है बात, लेकिन जो मोती है वो बहुत गुस्से वाला है। और कहीं ना कहीं आज़ादी की लड़ाई में हीरा और मोती को संकेत अर्थ में भी प्रयोग किया गया है, नरम दल और गरम दल। हीरा नरम दल का प्रतीक हम कह सकते हैं और मोती जो है वो गरम दल का प्रतीक हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से वो दोनों चले जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि एक बार हम भाग कर गए तो क्या हुआ, वापस उन्होंने हमें फिर से भेज दिया, तो अब हमारे पास झुरी और काछी का घर नहीं बचा है, तो हमें यहीं रहना है। गया भी काची की भांति बहुत तुनक मिजाज गुस्से वाला व्यक्ति था, बहुत ही क्रूर आप कह सकते हैं। उसको बिल्कुल भी उनके ऊपर दया नहीं आती। वो अपने बैलों के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन हीरा और मोती के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। उनको पीटता है, खाने को उनको पूरी तरह से चारा नहीं देता है, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में उनसे हल जुतवाता है। और उसकी ये हालत देखने के बाद गया के घर में उनके भाई की जो बेटी रहती थी, एक छोटी सी बच्ची, उनकी इस हालत को देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है और उसको लगता है कि मेरा मन जो है वो बिल्कुल उनके मन के साथ जुड़ गया है। और वो शाम के समय हाथ में 2 रोटी लेकर आती है। वो हर रोज शाम के समय 2 रोटी लेकर आती है और इस तरह से उनकी आत्मीयता बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि छोटी सी बच्ची को 2 बैलों से लगाव कैसे हो गया, वो 2 बैलों को रोटियां क्यों खिलाती है, क्यों? क्योंकि उसकी जो स्थिति है, उसकी सौतेली माँ उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है जैसा गया हीरा और मोती के साथ करता है। तो दोनों की हालत एक जैसी है और दोनों की हालत एक जैसी है, इसलिए उनके बीच में अपनापन पनप जाता है। 2 रोटियों से हीरा और मोती का पेट भरने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्नेह उसको बच्ची से मिलता है, लड़की भैरों की आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे मारती रहती है, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई है, क्योंकि उसकी हालत और बैलों की हालत लगभग क्या है, एक जैसी है। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। छोटी बच्ची हीरा और मोती को 2 रोटियां खिलाकर जाती थी, लेकिन 2 रोटियों से इतने बड़े शरीर में क्या होता है, लेकिन प्रेम के इस प्रसाद से लेकिन प्रेम का जो ये प्रसाद था उससे उनकी भूख मिट जाती थी, उनके मन को स्नेह मिलता था। लेकिन गया के व्यवहार से उनके रोम रोम में विद्रोह हो जाता है और एक दिन मोती मूक भाषा में कहता है कि अब तो गया का व्यवहार नहीं सहा जाता। तो क्या करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और वो कहता है सींग उठाकर फेंक दूंगा मैं, क्योंकि मोती यहाँ पर गुस्से वाला है। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो घर का मालिक है, ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो यहाँ पर हीरा कितनी समझदारी की बातें करता है। हीरा और मोती के व्यवहार के बारे में तुलना करते हुए भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हीरा सहनशील है, पाठ में आए उदाहरण के माध्यम से बताइए। मोती जो है वो गुस्से वाला है, पाठ में आए उदाहरणों के माध्यम से बताइए। हीरा हमेशा मोती को किस प्रकार से समझाता है, हीरा और मोती किस प्रकार अपनी दोस्ती के माध्यम से आज़ाद हो पाते हैं, आज़ादी के लिए क्या क्या संघर्ष उन्होंने किया, ये सारी बातें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। हीरा समझाता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। यहाँ से भी सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा इतनी समझदारी की बातें करता है तो यहाँ पर नैतिक मूल्यों की भी बात की गई है। एक सवाल यहाँ पर बन जाता है कि पाठ में हीरा और मोती के माध्यम से कौन कौन से नैतिक मूल्यों की बात की है। तो नैतिक मूल्य क्या है कि हमें औरतों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट होती है। हमें किसी को मारने की बात नहीं करनी चाहिए, हिंसा की बात नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर नरम दल की बात हो रही है। और मोती क्या करता है, मारने पीटने की बात करता है, क्योंकि उसको क्रोध आता है कि उनके साथ अत्याचार हुआ है तो उसका बदला हम कहीं ना कहीं। हीरा हमेशा अहिंसा की बात करता है, नरम दिल का है और साथ में सहनशीलता की बात करता है। तो ये नरम दल का
प्रतीक हम कह सकते हैं। साथ में जो मोती है वो हमेशा हिंसा की बात करता है। मोती का मानना है कि अगर अत्याचार किए जा रहे हैं तो अत्याचारों का बदला देने के लिए हमें हिंसा दिखानी ही पड़ेगी। और ये बात आज़ादी की लड़ाई में भी हम देख सकते हैं। अंग्रेजों ने कितने अत्याचार किए हैं, तो नरम दल के माध्यम से हम आज़ादी नहीं प्राप्त कर सकते थे। गरम दल और नरम दल दोनों के प्रयासों से अंतिम समय में हमें क्या मिलती है? आज़ादी मिलती है। तो इस तरीके से जो छोटी बच्ची है वो एक दिन उनको क्या करती है, उनकी रस्सियों को खोल देती है और उनको आज़ाद कर देती है। लेकिन ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। वो भागे चले जा रहे थे, गया को पता लग जाता है, गया भी पीछे पीछे लकड़ी लेकर भागता है, लेकिन दोनों बहुत आगे निकल जाते हैं और गया हार मानकर वापस आ जाता है। उसके बाद वो देखते हैं कि एक सांड के साथ उनकी लड़ाई हो जाती है। तो सांड के साथ किस तरह से लड़ाई होती है, कैसे उनको विजय मिलती है, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। कोई सांड डोकता हुआ चला आता है और सामने आ पहुंचता है। दोनों मित्र क्या करते हैं, पूरी योजना बनाते हैं और योजना बनाने के बाद वो क्या करते हैं, बुरी तरह से उसको मार मार कर भगा देते हैं। दोनों संगठित हो जाते हैं। सांड को संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, तो आजादी के संघर्ष में भी नरम दल और गरम दल दोनों जब मिल जाते हैं, अंतिम समय में जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात आती है तो सभी भारतवासी एकजुट हो जाते हैं और उन्हीं के परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिलती है। तो मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध क्या होता है? दो गुटों के बीच में जो कुश्ती होती है उसको मल्ल युद्ध कहते हैं। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। और कैसे योजना बनाकर हीरा और मोती आगे और पीछे से सांड को क्या करते हैं, रगेदते हैं और इस तरीके से उसको हरा देते हैं और सांड बुरी तरह से हार कर भाग जाता है। अब उनको एक तरह से विजय मिल जाती है और विजय मिलने के बाद वो क्या करते हैं, एक मटर का खेत पास में होता है और मटर के खेत में वो क्या करते हैं, एक मटर का खेत होता है, उनको भूख लगी होती है तो मोती उसमें घुस जाता है। हीरा मना करता है, बार बार आप देख सकते हैं हीरा बहुत समझदारी से काम लेता है, लेकिन मोती को बहुत ही भूख लगी है और साथ में वो मटर के खेत में अंदर तक घुस जाता है। और इस समय में दो आदमी लाठियां लेकर आते हैं और दोनों मित्रों को घेर लेते हैं। क्योंकि हीरा खेत के बाहर था लेकिन मोती खेत के अंदर था, तो मोती को पकड़े जाने पर हीरा उसको छोड़कर नहीं जाता है। सच्ची दोस्ती की मिसाल यहाँ पर मिलती है। फिर महत्वपूर्ण बिंदु आता है, एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं। उन दोनों को कांजी होस में बंद कर दिया जाता है। पशुओं को, लावारिस पशुओं को, आवारा पशुओं को बंद करने की जो जगह होती है वो यहाँ पर कांजी होस है। और कांजी होस में पशुओं की हाजिरी ली जाती है। यहाँ से एक सीधा सवाल बन जाता है, पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? ताकि पता लगाया जा सके कि कितने पशु हैं और कितने भाग गए या कोई और समस्या तो नहीं हो गई है। हीरा और मोती वहां पर देखते हैं कि जानवरों की बहुत बुरी हालत है और उनको पानी तक, कांजी होस में वो देखते हैं कि हमारी हालत तो बहुत अच्छी थी, गया हमें कम से कम कुछ खाने को तो देता था, सूखा भूसा तो देता था, लेकिन यहाँ तो उनको पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। कुछ जानवर तो इतनी बुरी हालत में पड़े हुए हैं कि उनसे उठा नहीं जाता है। और ये पूरा का पूरा दृश्य देखकर उन दोनों के मन में बहुत ही विद्रोह की भावना प्रज्वलित होती है। इस बार हीरा को पहली बार गुस्सा आता है और वो पूरी कोशिश करता है वहाँ की दीवार तोड़ने के लिए, और दीवार टूट जाती है। और दीवार तोड़ने के बाद वो क्या करते हैं, सभी जानवरों को वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन उसके बाद वो पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने पर उनकी खूब मरम्मत होती है, उनकी पिटाई होती है और पिटाई होने के बाद एक दिन उनको नीलाम किया जाता है। तो एक दड़ियल आदमी आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं डुगडुगी बजने लगती है, दोपहर का समय होता है, 50-60 आदमी जमा हो जाते हैं और दोनों मित्रों को बाहर निकाला जाता है और उनको देखा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे आदमी होते हैं और अचानक से एक दड़ियल आदमी, दाढ़ी वाला आदमी आता है। उसकी आंखों में लालच भरा हुआ था और इस तरीके से वो उन दोनों को खरीद लेता है और उनको ले जा रहा होता है मारते पीटते हुए। रास्ते में वो देखते हैं कि कुछ जानी पहचानी जगह उनको, रास्ते में हीरा और मोती को जानी पहचानी जगह दिखाई देती है। और धीरे धीरे जब वो थोड़ा सा अपना दिमाग के ऊपर जोर डालते हैं तो उन्होंने देखा कि हमारा घर नगीच आ गया है और भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। और अंतिम समय में वो क्या करते हैं, अपने घर की ओर भाग पड़ते हैं, क्योंकि वो उनका अपना गाँव था, रास्ते में से गुजर रहे थे तो उनका अपने गाँव से वो गुजर रहे थे। और दड़ियल जो होता है वो पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन दौड़ने के बाद जब वो झुरी के द्वार पर पहुँच जाते हैं तो अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। हालांकि उनकी हालत बहुत ही दुबली पतली हो गई थी, इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन मोती में एकदम से फिर से ताकत आ जाती है और वो कहता है कि दड़ियल आदमी को सींग मार के मैं भगा देता हूँ। और हीरा और झुरी बहुत खुश हो जाता है, दोबारा से उनको अपने बैल मिल जाते हैं। झुरी उनके प्रति बहुत ही स्नेह रखता था। पाठ के अंत में काची का हृदय परिवर्तन भी दिखाया जाता है और वो भी अपने बैलों के माथे चूम लेती है। तो पूरे पाठ को अगर विस्तार से पढ़ते हैं तो समय लगता है, लेकिन हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं और ये जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने बातचीत की है, अगर इनको भी आप ध्यान में रख लेते हैं तो यहीं से कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा। और जो भी सवाल है घुमा फिरा कर पूछा जाता है, आपकी रियल लाइफ से रिलेट कर पूछ लिया जाएगा, लेकिन कोई मुश्किल सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा।
तो आशा करती हूँ ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझ में आए होंगे, आप इनको याद रखेंगे और परीक्षा में कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो बड़ी आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ की जो प्रमुख घटनाएं हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरा और मोती हमारे दो बैल हैं। दोबारा से जल्दी से हम इन्हें पढ़ लेते हैं, आपको ध्यान रहेगा। कहानी का जो आरंभ होता है, झुरी और काछी उनके मालिक और मालकिन हैं और दो बैल हैं, तो प्रेम पूर्वक मूक भाषा में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनके बीच में गहरी दोस्ती है, अभी हमने बातचीत की है। बैलों को झुरी के साले यानी गया के घर पर भेजा जाता है और उसका बैलों पर अत्याचार शुरू हो जाता है। कैसे वो अपने बैलों को अच्छे से रखता है और उनको सूखा भूसा देता है, पूरे दिन काम करवाता है, साथ में उनकी पिटाई भी करता है। बैलों का गया के घर से रात को भाग जाना, झुरी का बैलों को सहलाना और काछी का गुस्सा होना, गांव के बच्चों का बैलों का अभिनंदन करना। तो ये पहली बार की बात होती है जब यहाँ पर झुरी उनको, ये पहली बार जब गया उनको लेकर जाता है तो वो रात को भाग कर आ जाते हैं, ये पहली घटना है। दूसरे दिन गया दोबारा से आता है और बैलों को गाड़ी में जोत कर ले जाता है और उन्हें मारता है और साथ में भूखा रखता है और दोबारा से अत्याचार करता है। भैरों की जो लड़की है, छोटी बच्ची की हम बात कर रहे थे, भैरों की जो लड़की है वो सहानुभूति और आत्मीयता और 2 रोटियां रोज उनको खिलाती है, 2 बैलों की रस्सी को खोलकर उनको आज़ाद भी कर देती है, अपनी दोस्ती निभाती है और बाद में सांड के साथ उनका मल्ल युद्ध होता है और उनको विजय प्राप्त होती है। उसके बाद वो मटर के खेत में क्या करते हैं, चरने चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, उनको भी आप ध्यान में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विजय के बाद वापस वो मटर चढ़ना शुरू कर देते हैं। मोती पूरी तरह से खेत के अंदर चला जाता है, कीचड़ में फंस जाता है और दोनों कांजी हाउस के कर्मचारियों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। तो कांजी हाउस में बंदी बना लिया जाता है और वहाँ कमज़ोर जीवों को देखना, दूसरे जानवरों को देखना और खाना नहीं मिलना, इससे उनका मन बहुत ही विद्रोह में हो जाता है। हीरा का विद्रोह करते हुए दीवार तोड़ना और चौकीदार द्वारा उसको पीटना, और पहले हीरा थोड़ी सी दीवार को तोड़ता है लेकिन बाद में फिर वो धीरे धीरे करके पूरी दीवार को तोड़ देता है। मोती के द्वारा सभी जानवरों को भगाना, हीरा के रस्सी से बांधे होने के कारण दोनों का वहीं रुक जाना और सुबह फिर मार खाना। तो हीरा इस बार क्या करता है, दीवार तोड़ देता है और दीवार तोड़ने की वजह से उसको मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता है। तो इस बार मोती क्या करता है, मोती सभी जानवरों को भगा देता है, लेकिन हीरा जो होता है उसकी बहुत पिटाई होती है। 1 सप्ताह तक दोनों को भूखा प्यासा रखा जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और फिर नीलामी का दिन आता है। दड़ियल आदमी, दाढ़ी वाला आदमी आता है और उसको खरीद कर ले जाता है। तो दड़ियल रास्ते में बैलों को मारते हुए ले जा रहा है क्योंकि वो अपनी मर्जी से तो जाना नहीं चाह रहे हैं और साथ में उनको बहुत ही डर है कि कहीं वो, साथ में हीरा और मोती बुरी तरह से डर जाते हैं कि अब तो हमारी मौत हमारे सामने खड़ी है। उसके बाद रास्ते में जाना पहचाना रास्ता दिखाई देता है, चतुराई से वो भाग जाते हैं, झुरी के घर पहुंच जाते हैं और दड़ियल, इस तरह से दड़ियल को मोती भगा देता है और झुरी और उसकी पत्नी काछी खुश हो जाते हैं। तो आपने देखा पूरे पाठ के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसी तरीके से आप लास्ट मिनट में क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जल्दी से अभ्यास कर सकते हैं। आइए दूसरे पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में बातचीत कर लेते हैं और ये पाठ है मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग जी इनकी क्या है, लेखिका है मृदुला गर्ग। और ये जो पूरा पाठ है आप इसे पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ भी लिया है क्योंकि अभी अंतिम समय है, सिलेबस आपका पूरा कवर हो ही गया है। तो यहाँ पर ये संस्मरण विधा में लिखा गया है। लेखिका अपने जीवन से जुड़ी हुई परिवार की कुछ महत्वपूर्ण औरतों के व्यक्तित्व को याद करती हैं और उनके बारे में बातें हमें बताती हैं। पाठ में किन किन महिलाओं की बातें हुई हैं, उनसे जुड़ी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि वहीं से आपका सवाल बन जाएगा। तो लेखिका की नानी की सबसे पहले बात होती है, यहाँ से सवाल बन सकता है। मुख्य मुख्य बिंदु आप ध्यान रखेंगे कि नानी अनपढ़ थी, परंपरावादी थी, पर्दा करने वाली औरत थी। पति के विदेश जाने के तौर तरीकों से कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। वो अपने पति जो उनके जो भी काम करते हैं उनसे प्रभावित नहीं होती है। वो अपना खुद का जो व्यवहार है उसमें भी बदलाव नहीं लाती है। तो पूरी आज़ादी यहाँ पर लेखिका की नानी को परिवार में रहने की मिलती है। अंतिम समय में पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाती है क्योंकि उनकी 15 वर्ष की जो इकलौती बेटी है उसका विवाह वो स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरा भी कहीं ना कहीं आज़ादी की लड़ाई में योगदान होना चाहिए। वैसे तो मैं सीधे तरीके से योगदान नहीं दे सकती और अंतिम समय में वो बीमार हो जाती है, बीमारी के कारण वो जल्दी मर जाती हैं। इस कारण से वो अपनी बेटी का विवाह स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती है। तो यहाँ से संबंधित करके लेखिका कैसी थी,
लेखिका की नानी और उनके नाना के संबंध कैसे थे, लेखिका ने आज़ादी की लड़ाई में किस तरह से योगदान दिया। तो यहाँ से सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं। दूसरी बात होती है लेखिका की जो परदादी है उसकी बात होती है, यहाँ से भी सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। लीक से हटकर चलने का शौक था उनको। पतोहू की पुत्री होने की ईश्वर से विनती करती है, क्योंकि ये समाज में एक तरह से परिवर्तन हम कह सकते हैं कि महिलाओं को पहला बेटा ही हो, ऐसा कहीं ना कहीं ईश्वर से वरदान मांगा जाता है, प्रार्थना की जाती है। समाज में लड़का और लड़की में बहुत भेदभाव किया जाता है। और इतने समय पहले लेखिका की परदादी जब उनकी पतोहू को बच्चा होने वाला था तो पहले बच्चे के रूप में ईश्वर से वो क्या मांगती है, पुत्री मांगती है। तो परदादी और चोर का एक किस्सा होता है, यहाँ से सीधा सवाल पूछा जा सकता है। परदादी और भगवान का सीधा रिश्ता होता है, संबंध होता है। और वो जिस तरह से प्रार्थना करती है तो उनके घर में कितनी लड़कियां आती हैं, 5 लड़कियां आती हैं और फिर बाद में एक पुत्र आता है। परदादी और चोर का किस्सा होता है कि किस तरीके से वो चोर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है और उसका हृदय परिवर्तन कर देती है और चोर चोरी करना छोड़कर किसान बन जाता है। तो परदादी की बात मानकर चोर का चोरी करना छोड़ देना, खेती करना, तो ये सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि चोर वाले किस्से के बारे में आप बताइए, परदादी ने कैसे एक चोर का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसके बाद लेखिका की माँ की बात आती है। तो लेखिका की माँ से संबंधित उनके जीवन से जुड़ी जो बातें यहाँ पर लेखिका हमारे साथ साझा करती हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। तो पाठ को एक तरह से आप उनके जो की वर्ड्स हैं उनको ध्यान रखेंगे तो कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। तो लेखिका की जो माँ है वो आम भारतीय माँओं जैसी नहीं है। घर परिवार को संभालना, बच्चों को संभालना, खाना बनाना बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं देती हैं। पुस्तक पढ़ना उनका शौक होता है, संगीत सुनती रहती हैं और अपना एकांत में समय बिताती हैं। उनके साथ साथ वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं और एक की गोपनीय बात को दूसरों के ऊपर जाहिर नहीं करती हैं। इसलिए घर के सभी लोग काम ना करते हुए भी उनकी माँ का क्या करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और कहीं ना कहीं लेखिका की माँ आज़ादी की लड़ाई में भी योगदान देती है। उनके जो पिता हैं वो कुछ योजनाएं बनाते हैं या किस तरीके से वो खादी की साड़ी पहनती है, बाहरी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करती है और किस तरह से वो एक दूसरे का सम्मान करती है, काम नहीं करती हैं। जैसे भारतीय महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो घर का काम करे, बच्चों को संभाले, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व में ऐसे गुण होते हैं, इन गुणों के कारण उनका सम्मान होता है। जितने भी महिलाओं के बारे में लेखिका ने पाठ में बात की है सभी लीक से हटके चलती हैं, यानी कि कुछ ऐसा अलग काम करती है जिनकी वजह से लेखिका आज उनको याद कर रही है, उनको श्रद्धांजलि दे रही है। आगे लेखिका स्वयं अपने बारे में भी बताती है कि उन्होंने क्या क्या काम किए। तो उनकी 5 बहनें होती है। लेखिका और उनकी बहनें मिलकर 5 बहनें हैं और एक भाई है, क्योंकि परदादी ने भगवान से सीधा कनेक्शन बनाया हुआ था और वो प्रार्थना में लड़कियां मांग रही थी, तो भगवान ने बैक टू बैक उनके घर में 5 लड़कियां भेज दी हैं। और लेखिका जो है वो दूसरे नंबर पर आती है। घर का नाम उनका उमा है। डालमिया बिहार औरतों और आदमियों को एक साथ नाटक करने के लिए मना लेती है, क्योंकि उस समय समाज में जो पति पत्नी है वो भी अगर किसी फिल्म को देखने जाते थे तो दूर दूर बैठते थे, यानी कि समाज में बहुत ज़्यादा एक तरह से खुलापन नहीं था। लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिशों से क्या करती हैं, वो राहत कोष के लिए, अकाल राहत कोष के लिए, अकाल पड़ा हुआ था तो अकाल राहत कोष के लिए पैसा इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती है। बागलकोट मैसूर में किस तरीके से वो आसपास के लोगों को देखती है कि बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं और इस कारण से वो बहुत प्रयास करती है और लोगों को मना लेती है और इसके बाद वो प्राइमरी स्कूल खुलवाती है। वहाँ पर उनके बच्चे और बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये वाला जो किस्सा है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा उनका अधिकार है, तो इस तरह से संबंधित करके सवाल पूछा जा सकता है। शादी के बाद लेखिका लिखना शुरू करती है। शादी से पहले वो लेखन कार्य से जुड़ी हुई नहीं थी। तो ये लेखिका के बारे में बातें हैं। मृदुला गर्ग जी के बारे में बातें हैं और उनकी जो बहनें हैं 4 और उनकी जो 4 बहनें हैं उनके बारे में भी सवाल बन सकता है। मंजुला भगत जो है वो सबसे बड़ी बहन है। घर का नाम उनका रानी है। शादी के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया, यानी कि वो लेखन कार्य में आ जाती हैं। चित्रा है तीसरे नंबर की बहन है। चित्रा तीसरे नंबर की बहन है। पढ़ने में कम व पढ़ाने में ज़्यादा रुचि उनकी होती थी। घर का नाम उनका गोरी है। शादी का रिश्ता आने पर एक नज़र में ही लड़के को पसंद कर लेती है और किस तरीके से यहाँ पर उनके बारे में जो बातें बताई गई हैं। रेणु चौथे नंबर पर आती है। ये महत्वपूर्ण पात्र हम कह सकते हैं। यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है। विचित्र स्वभाव होता है उनका। रेणु सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ होती है और यहाँ तक कि उनके घर से गाड़ी उनको स्कूल छोड़ने जाती है तो उनकी जो बहन होती है वो गाड़ी में जाती है, लेकिन वो पैदल पैदल पीछे आती है। उनको लगता है कि मेरे को जो सुख सुविधाएं मिली हैं उनका मैं प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी इसी तरीके से पैदल स्कूल जाते हैं। अपने धुन की पक्की होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद, घर वालों के मना करने के बाद और ये आश्वासन दिलाने के बाद कि आज स्कूल में कोई भी नहीं आएगा, स्कूल बंद रहेगा, लेकिन फिर भी वो पैदल जाती है और पैदल स्कूल पहुँच
जाती है और बंद होने के बाद वापस पैदल आती है। वो हमेशा सच बोलती है। कभी कभी लोग उनको अगर गिफ्ट में परफ्यूम दे देते हैं तो वो कहती है मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं तो रोज़ नहाती हूँ। आगे उनकी छोटी बहन अचला के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। तो अचला 5 बहनों में सबसे छोटी होती है। अंग्रेजी में वो लिखती है, बाकी बहनें जो होती हैं वो हिंदी में लिखती हैं। पत्रकारिता में भी वो अपना हाथ आजमाती है। अर्थशास्त्र की छात्रा होती है। 30 साल की उम्र के बाद लिखना वो शुरू करती है। इसके बाद राजीव उनका छोटा भाई है, लेखिका का सबसे छोटा भाई है और वो हिंदी में लिखता है। पाठ की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति, अंतिम पंक्तियां आप कह सकते हैं, अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो यहाँ से संबंधित करके सवाल पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती है, आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं। और ये पूरी जो पंक्ति है कहीं ना कहीं लीक से हटके चलने के बारे में बात कर रही है। लीक से हटके चलने का मतलब क्या होता है? सबसे अलग रास्ता चुनना, जो सभी लोग कर रहे हैं, जो बिल्कुल साधारण है वो नहीं करना बल्कि असाधारण कार्य करना। तो यहाँ पर जितने भी पात्र हैं, जितने भी लेखिका के जीवन से जुड़े हुए पात्र हैं, उन सबके बारे में लेखिका बताती है कि वो लीक से हटके काम कर रहे हैं। जो बाकी लोग कर रहे हैं उस समय में वो वैसा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस पूरे पाठ से संबंधित करके सवाल पूछे जा सकते हैं, आपके जीवन से जोड़कर भी पूछे जा सकते हैं। ये पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे। आगे अगर व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण में क्रिया, क्रिया विशेषण और लघु कथा लेखन 3 टॉपिक है इकाई 1 के अंतर्गत। क्रिया विशेषण आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने का काम करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं और कहीं ना कहीं आपको उदाहरण दिए जा सकते हैं और वहां पर पहचान करने के लिए भी बताया जा सकता है। क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें काल क्या होता है? समय, जिसमें क्रिया के होने के समय की विशेषता बताई जाती है कि क्रिया विशेष रूप से किस समय में हो रही है, जैसे कि कल हुई है, आज हुई है, निरंतर हो रही है, लगातार हो रही है, जल्दी से हो रही है, इस तरीके से। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता के बारे में बताया जाता है, जैसे कहाँ पर कार्य हो रहा है, बाहर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसमें मात्रा के बारे में बातचीत की जाती है कि क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ी क्रिया हो रही है या फिर अधिक मात्रा में हो रही है, कितनी हो रही है, तो यहाँ परिमाण की बात होती है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के होने के ढंग या तरीके के बारे में बातचीत की जाती है। क्रिया किस तरीके से हो रही है, अचानक से हो रही है, जैसे तैसे हो रही है, तेज हो रही है, कम हो रही है, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 5वां भेद लिखा गया है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। क्रिया विशेषण के 4 ही भेद होते हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण में आपको अंतर समझने का प्रयास करना है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन जो क्रिया विशेषण होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे अंगूर मीठे हैं, तो अंगूर की विशेषता क्या है? वो मीठे हैं, ये आपका विशेषण होगा। और वह तेज दौड़ती है, तो वह की विशेषता तेज नहीं है, यहाँ पर दौड़ती है, क्रिया की विशेषता क्या है? तेज है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से संबंधित यहाँ पर कुछ उदाहरण देख सकते हैं। अचानक वर्षा होने लगी, कैसे होने लगी? अचानक होने लगी, रीतिवाचक। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, कैसे चल रही है? धीरे धीरे चल रही है, रीतिवाचक। वहां बहुत अंधेरा है, कहाँ पर, किस जगह पर अंधेरा है? वहां पर, तो वहां क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अधिक मत सोचो, सोचो, कितना सोचो? अधिक मत सोचो, मात्रा के बारे में है, परिमाणवाचक। मैं कल नहीं आ पाऊंगा, कब नहीं आ पाऊंगा? कल, तो ये क्या है? समय के बारे में बातचीत हो रही है। धुआंधार वर्षा हो रही है, किस तरीके से वर्षा हो रही है? धुआंधार हो रही है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। बाहर कौन खड़ा है? खड़ा है, कहाँ खड़ा है? बाहर, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह दिन भर खेलती रही, कब खेलती रही? दिन भर, समय के बारे में बातचीत हो रही है। वह ज़्यादा खाता है, कितना खाता है? ज़्यादा खाता है, तो खाने की विशेषता क्या है कि वो ज़्यादा मात्रा में खाता है, परिमाणवाचक। तो इस तरीके से पेपर में या तो सवाल पूछा जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कितने भेद होते हैं? या इस तरीके से आपको उदाहरण दिए जाएंगे, वाक्य दिए जाएंगे और इसमें पहचान करना है कि किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि व्याकरण से कुल 10 सवाल पूछे जाते हैं। 5 आपके MCQ बेस्ड होते हैं और 5 आपके उत्तर लिखने वाले होते हैं। तो इस हिसाब से आपको उत्तर लिखने वाले में परिभाषाएं याद करनी है और MCQ में आपको 4 उत्तर दिए जाएंगे, सही उत्तर के साथ आपको जाना है।
दूसरा टॉपिक आपका व्याकरण में क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सकर्मक और अकर्मक की पहचान करनी है। क्रिया किसे कहते हैं आपको पता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक होते हैं। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, सकर्मक है कि अकर्मक। मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, बात को कर रहा हूँ, तो बात यहाँ पर क्या है, कर्म। तो ये आपका क्या होगा, सकर्मक। तो आपने कर्म की पहचान करनी है कि वाक्य में कर्म दिया है तो सकर्मक होगा और कर्म नहीं दिया है तो अकर्मक होगा। वे लोग आपस में लड़ रहे हैं, वे लोग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कर्म नहीं है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये क्या होगा, अकर्मक। अकर्मक, क्योंकि वे लोग करता है और आपस में लड़ रहे हैं। श्याम मुझसे पुस्तक ले गया, क्या ले गया, पुस्तक को ले गया, तो यहाँ पर कर्म है पुस्तक, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। आपको कर्म की पहचान करनी आ जाएगी तो क्रिया में सकर्मक अकर्मक में कभी भी आप परेशान नहीं होंगे। अंकित ने रमेश को बुलाया, किसको बुलाया, रमेश को, तो रमेश यहाँ पर क्या है, कर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगी, सकर्मक। तो इस तरीके से आपको पहचान करने के लिए दिया जा सकता है। दशहरी आम मीठा होता है, दशहरी आम ये आपका क्या है, यहाँ पर करता है, मीठा होता है, मीठा होता है, यानी कि कर्म तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये क्या है, अकर्मक। ये भी क्या है, अकर्मक। कक्षा में बच्चे हंस रहे हैं, तो कक्षा में जो बच्चे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, अपने आप में होने वाली क्रिया है हंसना, तो कक्षा में अधिकरण कारक है, ये कर्म नहीं होगा। बच्चे हंस रहे हैं, ये क्या है आपका, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो इस तरीके से आपने या तो पहचान करने के लिए आपके पास वाक्य आएगा या फिर परिभाषाएं पूछी जाएंगी और क्रिया विशेषण से संबंधित आपके 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक है लघु कथा लेखन। तो लघु कथा लेखन में आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और टॉपिक से संबंधित करके आपने अपनी कहानी लिखनी है। लघु कथा लेखन से इस तरह से सवाल पूछा जाएगा आपका, 2 आपके पास विषय दिए हुए होंगे, दोनों में से एक आपको लिखना है। 100 से 150 शब्दों में, 100 से 120 या 100 से 150 शब्दों में आपने अपनी कहानी लिखनी है अपनी कल्पना के आधार पर। ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक दिया जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। सत्यमेव जयते, इसका मतलब क्या होता है, सच की हमेशा जीत होती है। ये जो थीम है इसको ध्यान में रखना है और आपको अपनी कहानी लिखनी है। तो कहानी का शीर्षक जो है, नाम है, आप यही दे सकते हैं और इस तरीके से आप पूरी कहानी बनाइए। कहानी में पात्र होने चाहिए, 2 दोस्तों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें अंत में सच की ही जीत होती है। तो लघु कथा आपने लिखनी है और कल्पना के आधार पर लिखनी है। मूर्खता का परिणाम, तो इसमें भी आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से कोई ऐसी घटना दिखाइए जिसमें मूर्खता से जो परिणाम निकलता है वो भी आपका परिणाम क्या होता है, नकारात्मक होता है। तो इस तरीके से आपको टॉपिक दिए जाएंगे, टॉपिक से संबंधित करके आपने अपनी कहानी बनानी है, ऑन द स्पॉट बनानी है, कल्पना के आधार पर बनानी है। तो इकाई 1 में 3 ही टॉपिक हैं आपके। क्रिया से संबंधित सवाल हो जाते हैं, क्रिया विशेषण से संबंधित सवाल हो जाते हैं और आपकी लघु कथा लेखन से संबंधित सवाल हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इकाई 2 और उसके अगले वीडियो में हम इकाई 3 के बारे में इसी तरीके से बातचीत करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। आपकी आने वाले मिड टर्म की परीक्षा में ये आपकी मदद करेगी और साथ में आप पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं, व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं उनसे संबंधित वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, चैनल की प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनका सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उनको भी देख सकते हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको परेशान नहीं होना है, पहली बार आप पेपर दे रहे हैं, पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। आपने अपना पाठ्यक्रम अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आपका पेपर भी अच्छा ही होने वाला है और आपका परिणाम भी अच्छा ही आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।